हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं शिवानी मिश्रा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज़ विद्याकुल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन यूनिट का दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, और जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है एनिमेशन। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे किस तरीके से एक एम्ब्रियो आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्म, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, पूरा स्टेप क्लियर होगा। तो ये ब्यूटीफुल सा एक एनिमेशन है जिसके थ्रू आपको ये पता चल पाएगा ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू क्या है। राइट, समझ में आ रही बातें। फिर हम लोग वन बाय वन करके हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, इसके सारे स्टेप्स। ये तो एक ओवरव्यू है, ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, उसके पहले हम लोग सारे इवेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने ब्यूटीफुली तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। यस, ठीक है। तो यस, इससे आप समझ गए हैं कि ये चैप्टर कौन सा है। ये चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कैसे क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। पहले आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, ये सारे हम इवेंट्स देखेंगे। ठीक है, यस बच्चों, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर नेम। सो चैप्टर नेम है आपका, आपने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नेम इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी बच्चों कहती क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इवेंट्स चलते हैं, क्या क्या इसका एक सीक्वेंस क्या क्या है। जिस सीक्वेंस में पूरा चैप्टर है, पहले एक हम सीक्वेंस समझेंगे इसकी। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बच्चों यहाँ से शुरुआत करती है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ये होते कैसे हैं, ये होते हैं वीवी पैरस। ठीक है, पहली लाइन आपकी एनसीईआरटी ये कहती है, और हमें एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है, उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है क्या, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, ह्यूमन कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, और इसमें कितने सारे इवेंट्स चलते हैं, क्या क्या इवेंट्स है, और हर एक इवेंट का जो सीक्वेंस है वो सारे सीक्वेंस भी आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कभी अगर सीक्वेंस आपसे पूछ लिया कि गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या आता है, तो ये आपको नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। तो मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है बच्चों दैट जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली
humans are sexually reproducing organism। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है मैम, तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, देखो रिप्रोडक्शन, या फिर यहीं पे मैं नीचे लिख देती हूँ, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब, देखो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये होता है द एबिलिटी, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, एबिलिटी टू प्रोड्यूस individual of the same species, ठीक है। तो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या बना सके, वो प्रोड्यूस कर सके इंडिविजुअल को, वो भी सेम स्पीशीज के, दैट इज व्हाट बच्चों, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने दो बातें बस समझी है, क्या समझी है कि रिप्रोडक्शन है क्या, और ह्यूमंस होते कैसे हैं, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये विविपैरस होते हैं। अब ये विविपैरस क्या है, विविपैरस का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम विविपैरस कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखा देती हूँ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। तो विविपैरस का मतलब क्या है बच्चों, विविपैरस मतलब होता है, विविपैरस मीन्स होता है दे प्रोड्यूस और ये से लिख सकते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस यानी कि बच्चे, ठीक है, क्या आते हैं, बच्चे, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विविपैरस कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या आगे बोलती है एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी ने 2 लाइन बताई, 2 लाइन क्या कहती है इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग इसके सीक्वेंस को समझेंगे, एक इवेंट्स को समझेंगे कि कितने इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, वो चैप्टर कितने इवेंट्स में, पहले आपके एनसीईआरटी बताती है कुछ इवेंट्स के बारे में, उस इवेंट्स का क्या क्या सीक्वेंस है उसको हम लोग देखेंगे। इवेंट्स यानी कि जिसको हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए हम लोग तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कि जो कि रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। तो पहला जो इवेंट आएगा बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, जो पहला इवेंट आएगा वो है गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा बच्चों, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या आएगा, देखो अभी मैं सिर्फ टर्म्स को बता रही हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 करके उसको लिखूंगी और मैं आपको समझाऊंगी भी, तो इसके लिए वरी मत करना। गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आता है इंसेमिनेशन,
फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन, और फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बच्चों, इम्प्लांटेशन के बाद होता है जेस्टेशन, जेस्टेशन यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी होना, ठीक है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं इनका एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को भी हमें याद रखना है। और ये जो इवेंट्स हैं ये कहते क्या हैं, बताते क्या है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है बेटा जी। तो पहला इवेंट क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जितने भी इवेंट्स हैं वो हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, और उनको फिर हम लोग देखने वाले हैं। इनका सीक्वेंस बच्चों आपको याद होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ज़रूरी है क्योंकि हर एक जो स्टेप है वो उसके बाद होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा बच्चों पहला इवेंट, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या है इसको मैं आपको बताती हूँ। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है बच्चों गैमीट्स का बनना। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में जब जेनेसिस टर्म आता है, तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ फॉर्म होना, यानी कि फॉर्मेशन होना, बनना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चों, गैमीट्स बन रहे हैं। और जो गैमीट्स है वो क्या होते हैं, गैमीट्स जो है वो उनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स क्या है, गैमेट्स सेक्स सेल्स होते हैं। अब जो मेल है, ठीक है, मेल में गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है ये भी हम देखेंगे। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होती है oogenesis होती है, ठीक है। ओके, गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया, देखो मैंने अगर अक्सर आपसे कहा है अगर आप टर्म्स को ब्रेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स, क्या होगा, गैमीट्स, और जेनेसिस यानी कि फॉर्म होना। तो यहाँ से क्या आपने डेफिनेशन निकाल ली, आपने यहाँ से जो डेफिनेशन निकाल ली दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एज सिंपल एज दैट, और कुछ कहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब गैमेट्स क्या है, इसमें गैमेट्स का मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है, सेक्स सेल्स। अब मैं आपको बता रही थी, मैंने दो टर्म और लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो वो गैमेटोजेनेसिस का ही हिस्सा है ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब मैंने बताया कि गैमेट्स बनना। तो मेल में जो मेल गैमीट होता है बच्चों वो क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म मेल गैमीट को कहते हैं, मतलब मेल गैमीट जो है वो स्पर्म है, ठीक है। फीमेल गैमीट यानी कि सेकेंडरी oocyte,
जैसे आपकी एनसीईआरटी ओवम लिखती है, तो ओवम करेक्ट नहीं है, उसको सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में क्या है? स्पर्मैटोजेनेसिस, 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 और फिर क्या हो जाएगा? oogenesis, oogenesis। ठीक है, स्पर्मैटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म क्या? दैट इज मेल गैमीट। स्पर्म क्या है बच्चों? मेल गैमीट है। और oogenesis यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का बनना, ये क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? oogenesis कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म हमने समझ लिया, स्पर्मैटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मैटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, और स्पर्मैटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में होता है। मेल स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। और ये किस में होगा? फीमेल में होगा, फीमेल में होगा। ओके, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इवेंट, और वो नेक्स्ट इवेंट क्या है बच्चों? जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज इंसेमिनेशन। क्या होगा? इंसेमिनेशन। सो नेक्स्ट इवेंट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब बच्चों, ओके, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको जितनी भी चीज़ें अभी हम लोगों ने समझी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो इंसेमिनेशन है बच्चों, जैसे कि जो मेल है, मेल ने क्या, मेल में यानी कि जो स्पर्म फॉर्म हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, अब ये जाएगा कहाँ पे? अब ये जाएगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म है वो एंटर करेगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। बात समझ में आई? और उसी को हम, जो स्पर्म का ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। डन? देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो मैं अभी समझा भी आपको दूंगी, जैसे समझो, अच्छे से समझो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ sperm, into the female genital tract, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि जो स्पर्म है, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, अब इसको पहुँचना कहाँ है? इसको पहुँचना है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, फीमेल के जब जेनाइटल ट्रैक्ट में ये स्पर्म जब एंटर करता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंसेमिनेशन। इसी को हम कह रहे हैं इंसेमिनेशन।
डन, ये सेकेंड टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस देख लिया, उस टर्म को ब्रेक कर लिया, इंसेमिनेशन देख लिया। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या है, इंसेमिनेशन के बाद भी एक और टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब आपस में फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई। पहला स्टेप हमने देखा था कि किस तरीके से गैमेट बना। गैमेट बनने के बाद जो मेल गैमेट बना वो बनने के बाद फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है और आफ्टर दैट हम देख रहे हैं क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ पे मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और जो फीमेल का गैमेट है वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में फ्यूज करेंगे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, इनका क्या होगा, इनका आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, लिखती हूँ मेल गैमेट, जैसे कि देखो ये क्या है, ये है स्पर्म, क्या है, ये है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट यानी कि यहाँ पे ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, oocyte, और ये जब आपस में फ्यूज करेंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, फ्यूजन के बाद होगा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, फ्यूजन के बाद यहाँ पे बनता है जाइगोट, और इस स्टेप को यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये 3 स्टेप है, तीनों स्टेप को अभी ये चीज़ें अभी और डिटेल में आएगी, बट आपने क्या अभी देखा, आपने टर्म को ब्रेक कर लिया। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट आएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन आएगा। क्या आएगा बच्चों, इम्प्लांटेशन देखते हैं ये है क्या, इम्प्लांटेशन
इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन यानी कि जब जो ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट जब होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि उस टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जब वो अटैच हो जाता है यूटेराइन वॉल से, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ अटैचमेंट, अटैचमेंट किसका अटैचमेंट? यानी कि ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन, यूटेराइन वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। तो जो यूटेराइन वॉल है, ठीक है, उस पर जब ये इम्प्लांट करेगा, रुक जाएगा, तो दैट इज द इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या आता है? अब ये अगर ये जो है यूटेराइन वॉल से इम्प्लांट हो गया, यानी कि चिपक गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा बच्चों जेस्टेशन। अब ये जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी। ठीक है, जेस्टेशन मीन्स व्हाट? दैट इज प्रेगनेंसी। ठीक है, जेस्टेशन जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेगनेंसी। ठीक है, राइट। और ये टाइम होता है, जो वो ड्यूरेशन होती है, जैसे कि ह्यूमन में 9th मंथ की जो ड्यूरेशन होती है, उसको हम जेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेस्टेशन कहते हैं। अब जेस्टेशन के बाद क्या होगा? जेस्टेशन के बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब जब 9th मंथ, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद जब बेबी की जब डिलीवरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पार्चुरेशन यानी कि दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको पार्चुरेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों अच्छे से। ये सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, ये आपको सीक्वेंस पे याद होना चाहिए। हर एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद हमने देखा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद क्या देखा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखा? इम्प्लांटेशन, फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या आया? जेस्टेशन, और जेस्टेशन के बाद क्या आया? पार्चुरेशन। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। डन? बातें समझ में आई? तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है जो मेल है और फीमेल है, उनमें कुछ रिमार्केबल डिफरेंस है। क्या है? रिमार्केबल डिफरेंस। अब ये रिमार्केबल डिफरेंस का मतलब क्या? इसका मतलब ये बच्चों, जो एनसीईआरटी आपकी लिखती है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी ही देखना है, आपका क्वेश्चन पेपर वहीं से आएगा। तो यहाँ पे ये एक बात है जो आपको याद रखनी है कि जो मेल है बच्चों, मेल में स्पर्म एक ओल्ड एज तक, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है वो एज के साथ साथ वो घटती रहती है, यानी क्वालिटी में उसके कमी आने लगती है। लेकिन मेल में स्पर्म थ्रू आउट द लाइफ बनता रहता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हो जाता है, यानी कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल होते हैं, मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म का बनना शुरू होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेल में प्यूबर्टी आती कब है, जैसे एक ऑन एन एवरेज इसकी जो एज है 13 to 14 ईयर्स में आ जाती है प्यूबर्टी, मेल की बात कर रहे हैं। और मेल में स्पर्म फॉर्म यानी कि स्पर्म बनना कब शुरू होता है, स्पर्म बनना प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होता है और वो थ्रू आउट द लाइफ बनता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ वो बनता रहता है। बट एज के साथ साथ जैसे एक ओल्ड एज आने लगती है, एज बढ़ती है, तो उस टाइम पे जो स्पर्म है, स्पर्म की क्वालिटी में कमी आने लगती है, ठीक है बच्चों, राइट। अब हम बात करें कि फीमेल में क्या, फीमेल में प्यूबर्टी थोड़ा पहले आती है मेल से, ठीक है। और यहाँ पे जो oogenesis है बच्चों, ये oogenesis होना कब शुरू होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि जब वो फीमेल बेबी जो है वो अपने मदर के पेट में जब होती है, वॉम में होती है, उसी टाइम से उस पर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो रिमार्केबल डिफरेंस है किसके बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच पे। तो यहाँ पे वही बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी NCERT ने लिखा है, किसके बारे में, रिमार्केबल डिफरेंस के बारे में। वो रिमार्केबल डिफरेंस क्या है, रिमार्केबल डिफरेंस तो इस रिमार्केबल डिफरेंस को हम देखते हैं बच्चों। इसमें ये डिफरेंस मैंने जो आपको बताया वही बातें मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने देखा मेल के बारे में एंड फीमेल के बारे में, मेल एंड फीमेल। मेल में मैंने आपको क्या बताया, मेल में मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन ये कब होता है, ये कंटिन्यू रहता है टिल डेथ, ठीक है, कंटिन्यू रहता है टिल डेथ। यहाँ पे लिख देती हूँ, कंटिन्यूस टिल डेथ, ठीक है। एंड यहाँ पे फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ओवरी से क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होगा, ओवरी से एग रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं बच्चों, एक मेनार्क स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। मेनार्क का मतलब क्या होता है, जब जस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेनार्क कहते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुएशन, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ये स्टॉप हो जाती है, रुकती है, और ये इसका एक एज जो है 45 to 50 ईयर्स में माना जाता है, उसमें मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होना, ठीक है। इसकी एज एक 45 to 50 ईयर्स तक इसकी एज मानी जाती है। डन बच्चों, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया अभी तक दैट इज गैमेटो, पूरे इवेंट्स के बारे में बताया, इवेंट्स क्या क्या हैं। और फिर हमने ये समझा, हम ये समझ रहे हैं रिमार्केबल डिफरेंस के बारे में। रिमार्केबल डिफरेंस क्या है बच्चों, यानी कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या डिफरेंस है,
उन दोनों डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी आपके रिमार्केबल डिफरेंस के बारे में बताती है। वो डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहता है टिल डेथ, वो कंटिन्यू बनता रहता है। ठीक है, और फीमेल में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप होती है कब? मेनोपॉज में, यानी कि 45 टू 50 ईयर्स में ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। राइट बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात आप लोग को बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ हर एक, जैसे पहला जो सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या आता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना जो है ओवरव्यू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखती हूँ मैं, बताती हूँ आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है इसको हम लोग देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ, कहाँ लोकेटेड है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको सारे सिस्टम समझने हैं, उसको अच्छे से समझना है, सब कुछ क्लियर होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दैट इज इन द, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लोकेटेड कहाँ पे है? इन द पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, तो पेल्विस रीजन में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पेल्विस रीजन क्या, जैसे आप क्लास 11th में आप पढ़ के आते हैं एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें आपको ये बताया भी जाता है। तो पेल्विस रीजन आप यहाँ पे अगर देखिए, इलियम, इशियम, प्यूबिस, इलियम, इशियम, प्यूबिस, तो ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं? ये पेल्विस रीजन को फॉर्म करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है बच्चों दैट इज इन द पेल्विस रीजन में। कहाँ पे लोकेटेड है? पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड in the pelvis region, located in the pelvis region में लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पहली लाइन देखी, लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, एंड यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया जाता है बच्चों दैट इज इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा रिप्रोडक्शन क्या है, और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विविपारस होते हैं। फिर हमने देखा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में, सारे इवेंट का सीक्वेंस याद करना है आपको। फिर मैंने आपको रीमार्केबल डिफरेंस के बारे में बताया, वो रीमार्केबल डिफरेंस क्या है मेल एंड फीमेल के केस में। और फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गेस बच्चों, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रोल क्या है, और हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ओके,
ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें क्या आता है? गोनाड्स। गोनाड्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब ये गोनाड्स क्या होते हैं और ये करते क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि क्या बच्चों? दैट इज द गोनाड्स। क्या होगा? गोनाड्स होंगे। ठीक है, राइट। अब ये एक तरीके से करते क्या है? तो जो गोनाड्स होते हैं, यानी कि गोनाड्स अब है क्या? अब तो आप सोच रहे होगे कि गोनाड क्या मैम, गोनाड का मतलब क्या? गोनाड यानी कि टेस्टिस, मेल के केस में टेस्टिस, जिसको हम गोनाड्स कहेंगे। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस। अब इनका काम क्या होता है और ये करते क्या है? तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली किसमें? गैमीट के प्रोडक्शन में। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ये गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इसको हम प्राइमरी कहते हैं। मेरी बात समझिए, प्राइमरी इसको क्यों बोला जाता है? प्राइमरी बोलने के पीछे का रीजन क्या है? प्राइमरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये गैमीट को फॉर्म कर रहे हैं, गैमीट बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं मेल के केस में। इस वजह से इसको प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको गोनाड्स कहा जाता है, गोनाड्स यानी कि मेल के केस में क्या होगा? टेस्टिस होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनको प्राइमरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज 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 दे आर directly because they are directly involved in gamete production, in gamete production। तो वो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली गैमीट के प्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि और ये साथ साथ में क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट को बनाया, गैमीट यानी कि सेक्सेस, मेल के केस में क्या होगा? स्पर्म होगा। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? इसके साथ साथ ये हॉर्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसके साथ साथ ये हॉर्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होगी? नेक्स्ट लाइन ये होगी कि दे ऑल्सो रिलीजेस हॉर्मोन्स। हार्मोन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, रिलीज हॉर्मोन्स। ठीक है, अब ये हॉर्मोन्स का क्या मतलब है? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो जैसे आप पढ़ के आते हैं क्लास 11th में, ये पूरा चैप्टर है आपका हॉर्मोन्स का एंड पूरा ये एंडोक्राइन सिस्टम का। तो हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं? हॉर्मोन्स यानी कि केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने उसका जो फंक्शन है गैमीट को प्रोड्यूस करना और साथ साथ में हॉर्मोन्स को भी बनाना, और साथ साथ में क्या बनाना? हॉर्मोन्स को भी बनाना। देन ओके, तो ये जो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेटेड कहाँ पे है? वो लोकेटेड होता है दैट इज इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। अब बच्चों जब ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड है तो ये हम कह सकते हैं मतलब ऐसा होता है जो फीमेल के केस में, जो फीमेल होती है
फीमेल में पेल्विस जो होता है वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, फीमेल में पेल्विस रीजन बड़ा क्यों होता है, ब्रॉडर क्यों होता है? बिकॉज जो फीमेल होती है, आपको पता है कि वो बच्चे को कैरी करती है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, आफ्टर दैट फिर पार्चुरेशन होता है। तो इस वजह से फीमेल का जो पेल्विस रीजन है वो ब्रॉडर होता है। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये हमने समझा इसके बारे में, और भी जितनी बातें हैं हम लोग उसको 1 बाय 1 करके समझते रहेंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी बच्चों, प्राइमरी, अगर किसी चीज को हम प्राइमरी कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसका फंक्शन भी कुछ प्राइमरी होगा, बहुत जरूरी होगा। तो गैमेट बनाना और साथ साथ में हॉर्मोन्स को भी बनाना, रिलीज करना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि गोनाड्स यानी कि टेस्टिस का फंक्शन होता है। ठीक है, डन। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट देखो, जो टेस्टिस है बच्चों, टेस्टिस टेस्टिस हमने कहा कि ये गोनाड्स है, ठीक है। मेल के केस में ये गोनाड्स है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये एक तरीके के मिक्स्ड टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? एक तरीके से मिक्स्ड टिश्यू होता है। मिक्स्ड टिश्यू का मतलब क्या? मिक्स्ड टिश्यू का मतलब ये होता है कि इसके दो फंक्शन हैं, जैसे गैमेटोजेनिक और साथ साथ में एंडोक्राइन फंक्शन भी है। गैमेटोजेनिक का मतलब गैमीट्स बनाना और एंडोक्राइन का मतलब हॉर्मोन्स बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, जो टेस्टिस है, टेस्टिस कैसे होते हैं, ये है मिक्स्ड 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 टिश्यू। मिक्स्ड टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या होगा, इनका काम होता है बच्चों कि ये कैसे होते हैं, मैंने आपको जो बताया गैमेटोजेनिक भी होते हैं, गैमेटोजेनिक, और साथ साथ में क्या होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। साथ साथ में क्या करता है, एंडोक्राइन, गैमेटोजेनिक और एंडोक्राइन। अब ये जो गैमेटोजेनिक है, तो गैमेटोजेनिक का मतलब क्या बच्चों, गैमेटोजेनिक का मतलब ये होता है कि ये गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये गैमीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस गैमीट्स, गैमीट्स को बनाते हैं। गैमीट्स यानी कि सेक्स सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स। एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन का मतलब हॉर्मोन्स को रिलीज करना। क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या करेंगे, प्रोडक्शन, हॉर्मोन्स का करते हैं ये प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इतनी बातें मेरी आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसे डरने की बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से स्कोर भी करेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक स्टूडेंट का पर्पस क्या होता है कि उसको जहां से भी पढ़ाई, यानी कि जहां से भी उसके लिए काम की चीजें, ज्ञान की चीजें मिलती है, नॉलेज की चीजें, उसको लेना चाहिए, ठीक है। और पढ़ते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक गोल है, ठीक है। तो देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई, टेस्टिस क्या करता है। टेस्टिस बेसिकली अभी इसके बारे में और भी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने सिर्फ समझा कि टेस्टिस एक मिक्स्ड टिश्यू है, और ये करता क्या है, गैमेटोजेनिक यानी कि गैमेट्स बनाना और साथ साथ में हॉर्मोन्स को बनाना। सिंपल, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी एनसीईआरटी जो शुरुआत करती है बच्चों, तो आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि पेल्विस रीजन में लोकेटेड है, और साथ साथ में इसके पास क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट,
और साथ में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसके बारे में ये करता क्या है, क्या चीजें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसके लिए वरी मत करना। पेल्विस रीजन में लोकेटेड है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। और टेस्टिस करता क्या है ये मैंने अभी आपको बताया। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, जिसमें आप पढ़ते हैं सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि पीनस, दैट इज इन द मेल के केस में। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है। सेकेंडरी सेक्स, जैसे अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है गैमीट को बनाना और साथ साथ में हॉर्मोन्स को भी बनाना, तो वैसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी कुछ फंक्शन होगा। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या करते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस। सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों, ये क्या करेगा, इसका काम पहले हम देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज एपिडिडामिस, एपिडिडामिस। ठीक है, और क्या आएगा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ejaculatory duct, ejaculatory duct, ejaculatory duct, seminal vesicle, seminal vesicle। ठीक है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या होगा, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो आपकी एनसीईआरटी थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं करती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, बट ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो थोड़ा सा ये बातें वही हैं, बस थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन है बस। और फिर अगर हम आगे देखें बच्चों, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, इसका क्या रोल है। तो ये कहीं ना कहीं से जो रिप्रोडक्शन के जितने इवेंट्स चल रहे हैं उस पर मदद करेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या करता है ये, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है किसके, दैट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। क्या फंक्शंस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या होगा साथ में, दैट इज स्टोरेज, स्टोरेज, राइट। ये कुछ फंक्शंस है और भी कई सारे फंक्शन है। तो ये हमने देखा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से ये वाला डायग्राम दिखा देती हूँ, आपने ये देखा भी है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। एंड ये मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है। तो प्राइमरी, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया गोनाड्स, और गोनाड्स का मतलब क्या है बच्चों, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस,
गोनाड्स यानी कि टेस्टिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगी, अब मैं यहाँ पे आपको एक जो खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हर एक डायग्राम को आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसको आपको याद रखना होगा, उसकी लेबलिंग आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऑल द जितने भी डायग्राम है सब पे आपका फोकस होना चाहिए। क्वेश्चंस कहीं पे भी फ्रेम हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन तो आप कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो ये आपका डायग्राम ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना हुआ है। जैसे कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, मान लो कभी ऐसे डायग्राम दे दिया गया और इसमें से एक कोई लेबलिंग हटा दी गई। ठीक है, कोई लेबलिंग हटा दी गई तो ये क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल है। क्या है बच्चों, कि आपको पता होना चाहिए कि ये सेमाइनल वेसिकल कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लेबलिंग हटा दी गई तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथेरा है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे, ग्लांस पीनस है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो ये क्या यहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज द टेस्टिस, और टेस्टिस क्या है, गोनाड्स। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे टेस्टिस है और यहाँ पे ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होगा, ये है स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम क्या करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, स्क्रोटम क्या करता है, इसका रोल क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यस राइट। तो ये हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी, टेस्टिस, स्क्रोटम, बल्बो यूरिथेरल ग्लैंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये आपको डायग्राम जितना आपकी एनसीईआरटी में है उस डायग्राम को आपको याद करना है, रिकॉल करना है, हर एक लेबलिंग आपको आनी चाहिए। लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब इसके आगे हम लोग आगे आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे एक मैंने टेस्टिस का डायग्राम अटैच किया है जो कि काफी अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से है। तो ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से देखिए, ये इसलिए अटैच किया है मैंने, आपको आपके एनसीईआरटी का डायग्राम पता भी, आप देखते भी हो, और ये सारे डायग्राम से इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है ना, आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, ये टेस्टिस का पूरा अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ये टेस्टिस रीजन है, और बाकी आप लेबलिंग पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर इतना समझो कि टेस्टिस दिखता कैसे है, कैसा दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे जो बातें मेंशन है वो मैंने आपको बता दी कि टेस्टिस क्या कर रहा है, गैमीट को फॉर्म कर रहा है, और साथ साथ में हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है। देन बेटा जी, ओके, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है ये भी मैंने आपको बताया अभी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि किस में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैमीट्स। और मेल के केस में जो गैमीट्स है बच्चों वो क्या है, दैट इज द स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, स्पर्म के मैचुरेशन में, स्पर्म के स्टोरेज में, इन सब में किसका रोल है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का रोल है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जैसे एपिडिडामिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गया, ठीक है, एंड सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, काउपर्स ग्लैंड हो गई, ये सारे आपके क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
और ये कहीं ना कहीं से रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्लियर है, क्लैरिटी है, एक बन रही है क्लैरिटी आपके दिमाग में। अगर आप सही से पढ़ेंगे आपको अच्छे से सारा एक सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी में क्या आता है वो भी हमने देखा, सेकेंडरी में क्या आता वो भी हमने देखा। प्राइमरी का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, सेकेंडरी का फंक्शन क्या है, वो भी हम लोगों ने अभी तक देख लिया। ठीक है, यस बच्चों। नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड है, टेस्टिस कहाँ पे पाया जाता है? तो टेस्टिस हमेशा कहाँ पे पाया जाता है, जैसे टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे पाया जाता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एक पाउच में जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि देखो ये टेस्टिस है, ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल यानी कि एब्डोमेन के बाहर, आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये क्या है, जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्क्रोटम। ठीक है, ये हम इसके लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन क्लियर है, टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पे है? यस, तो ये कहाँ पे होगा? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है, और एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में लोकेटेड है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। तो लोकेशन क्लियर हो गई होगी। लोकेशन हम लोगों ने कहाँ पे देखा, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन इसकी है आउटसाइड द outside outside the outside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड होता है, और विद इन अ पाउच, इस पाउच का नेम याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, विद इन अ पाउच। और उस पाउच को हम क्या कहते हैं? उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। उस पाउच को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, विद इन अ पाउच में लोकेटेड होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है। और स्क्रोटम करता क्या है, इसका रोल क्या है, बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कि स्क्रोटम करता क्या है, स्क्रोटम में क्यों टेस्टिस है ना? कुछ तो रीजन होगा, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन हम समझते हैं, मैं आपको ऐसा समझा देती हूँ। जो स्क्रोटम है बच्चों, ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर को का नियंत्रण कर रहा है। कौन? स्क्रोटम। स्क्रोटम टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। अब टेम्परेचर को रेगुलेट करने का क्या मतलब है? टेम्परेचर रेगुलेट करना मतलब क्या? जैसे हमारे बॉडी का जो इंटरनल हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है किसको? दैट इज स्पर्म को। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पर्म किल हो जाएगा। इस वजह से ये स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन? स्क्रोटम। ठीक है बेटा जी, समझ में आई मेरी बात? राइट, तो ये स्क्रोटम वाली बात हमने देखी। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में ऑफ द टेस्टिस। तो ये बातें क्लियर हो गई कि स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन करता, मेंटेन्स 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 द maintains the temperature maintains the temperature। और इसको यानी कि बॉडी के जो टेम्परेचर से कितना लेस चाहिए होता है? 2
या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए। किससे लेस चाहिए? बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई, ये बातें समझ में आई। स्क्रोटम करता है क्या? बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। किसको? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन। डन। ये बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि ये क्या कर सके, ताकि यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस जब वो हो पाए सही तरीके से। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन सही तरीके से हो पाए। और अगर हम देखते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पर्म क्या हो जाएंगे? स्पर्म किल होने लगेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पर्म किल होने लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। और टेम्परेचर को कम करने के लिए टेस्टिस को स्क्रोटम में यानी कि लोकेटेड होता है, और उसका टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट होता रहता है, और प्रॉपर तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना होता रहता है। ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही होंगी। ये देखो यहाँ पे कि इन मोस्ट, अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बिकॉज sperm production, maturation, storage and survival requires 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। तो जो बातें मैंने आपको बताई है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे आगे? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इसके लेंथ के बारे में और इसके विड्थ के बारे में। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस की लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है, यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और ये इसमें जो कवरिंग पाई जाती है वो कवरिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक बार इसकी तरफ हम लोग देख लेते हैं कि टेस्टिस की लंबाई क्या है, टेस्टिस की चौड़ाई क्या है, और क्या कोई कवरिंग है, कोई लेयर है जो टेस्टिस को कवर कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, जो टेस्टिस है, टेस्टिस टेस्टिस की लेंथ की अगर हम बात करें, टेस्टिस की अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका कितना होता है? लेंथ इसका होगा 2 से 4 to 5, लेंथ इसका होगा 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो इसका विड्थ कितना होगा? दैट इज द 3 to 4 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिस को कवर करने के लिए एक कवरिंग पाई जाती है, उसको आपकी एनसीईआरटी लिखती है डेंस कवरिंग। ठीक है, डेंस कवरिंग लिखती है। तो वो कवरिंग क्या है, उस कवरिंग को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है ये बातें मैंने यहाँ पे लगा दी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप एनसीईआरटी से दूर जा रहे हो। एनसीईआरटी से ही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा टेस्टिस, टेस्टिस की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो कितनी है? लेंथ अप्रॉक्स इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर आपकी एनसीईआरटी लिखती है, और विड्थ इसको 2 to 3 सेंटीमीटर तक बताते हैं। ठीक है, एंड डेंस कवरिंग क्या हो जाएगी इसकी? डेंस कवरिंग यानी कि जो टेस्टिस है वो कवर होता है किससे? बाई या डेंस कवरिंग। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम फिर से अटैच किया है टेस्टिस का, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे ये इधर ये है स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये स्क्रोटम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एपिडिडाइमिस की हेड दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे, और मैं आपको आगे अब बताती हूँ आगे क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, अब ये जो टेस्टिस है बच्चों, इसके पास क्या होते हैं, अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। तो इसमें अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे टेस्टिस के पास, इसमें क्या होगा, टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। each testis has each testis has 250 compartments, 250 compartments, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको लोब्यूल्स कहा जाता है, लोब्यूल्स कहा जाता है। और हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, टेस्टिक्युलर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि टेस्टिस के बारे में हमने क्या क्या बातें, जितनी बातें समझाई है आपको उसको अच्छे से याद रखना, अच्छे से हर एक पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको आराम आराम से समझा रही हूँ, तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि किस कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख पाए, तो अगर इस तरीके से मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, तो इस पे इतना जाना मत डायग्राम पे कि कैसा है, तो बस यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रही हूँ कि क्या है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरीके से, और इस कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इस कंपार्टमेंट को हम कह रहे हैं बच्चों, दैट इज, आपको बोला गया, आपकी एनसीईआरटी कहती है ईच टेस्टिस हैज 250 compartment, each testis has 250 compartments, और फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। यहाँ पे टेस्टिक्युलर लिखा है तो उसके लिए कंफ्यूज मत हो जाना, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये एक रफ सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अभी यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे आप सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक दो लाइन, जितनी लाइन है 1 बाय 1 करके सारी लाइनें मैंने आपको बताई है अभी तक, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, क्या बातें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी लिखती है ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये प्यारा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से है, तो इस डायग्राम को भी आपको याद रखना है, एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज द सेमाइनल वेसिकल, एक मिनट, हाँ, दिस वन इज द सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगी, यहाँ पे होगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वन इज द यूरिथ्रा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है टेस्टिस, जो हमने आपको अभी बताया टेस्टिस के बारे में। और ये जितनी बातें अभी हमने देखी, जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोब्यूल्स बना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एंड यहाँ पे वासा एफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेटेड टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें, ये जितना भी आपको बताया गया उसको ध्यान से अच्छे से आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हर एक जो टेस्टिस है, हर एक जो लॉब्यूल है, जिस लॉब्यूल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो लॉब्यूल्स है, हर एक लॉब्यूल्स में क्या होगा, ठीक है, ओके। तो जो लॉब्यूल्स है बच्चों, उस लॉब्यूल्स में क्या कुछ तो होगा, कुछ तो पाया जाएगा, क्या पाया जाता है हर एक लॉब्यूल्स में, जैसे ये लॉब्यूल्स है, तो इसमें क्या होगा, हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस तरीके से हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा यहाँ पे, हाईली क्वाइल्ड
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो वही बातें आपके एनसीईआरटी लिख रही है, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हर एक जो लोब्यूल है और हर एक लोब्यूल 1 या 2 से 3 तक इसमें हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको रिलेट करके सारी चीजें देखनी है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो हमने वो क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर देखा है, तो वो किस तरीके से लाइन होता है, उसका नाम क्या है? 2 तरीके के सेल्स है, जिसको हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और फिर क्या होगा, सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स। अब ये देखो, ये जो मेल जर्म सेल्स है बच्चों, अब ये जो मेल जर्म सेल्स है, इनका कुछ तो रोल भी होगा, कुछ फंक्शन होगा। मेल जर्म सेल करेंगे क्या? तो मेल जर्म सेल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेल जर्म सेल क्या है, मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल यानी कि क्या, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। और ये क्या करेगा बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया ये डिवीजन करेगा, ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो ये आपको हर एक चीज बताई जाती है कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो लाइनिंग है यहाँ पे, वो उस लाइनिंग को कौन यहाँ पे लाइन कर रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल यानी कि जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा स्पर्म को, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये डिवाइड करेगा। ऑल्दो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा स्टेप है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कैसे ये डिवाइड करके स्पर्म बनाता है। इसका जो पूरा टॉपिक है वो स्पर्मेटोजेनेसिस पे है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, फिर हमने देखा कि जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स क्या करती है बच्चों, तो ये पहला हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनका फंक्शन भी आपको याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है बच्चों कि ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करेंगे, जो जर्म सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करती है, और जो जर्म सेल्स है वो क्या करती है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे लाइन करने वाला कौन है, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। हर एक पॉइंट्स को मैंने आपको अच्छे से इलैबोरेट करके समझाया है। और इसको करना क्या है, आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ते रहना है। इसको हर एक चीज अच्छे से अपना खुद से एक कीवर्ड्स लिख लिया करो, नोट्स वगैरह बना लिया करो। राइट बच्चों, तो हम देखते हैं आगे, दैट इज जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के जो रीजन्स हैं उनको हम कहते क्या है, एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस यानी जिनको बोला जाता है ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है जिसको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज यस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ओके ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो रीजन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल्स। अभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इसके बाहर का, कहाँ का, इसके आउटसाइड का जो रीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहेंगे। ध्यान से समझिए, हर एक जो टर्म है उसको अच्छे से समझना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड का रीजन, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर का जो रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था 2 और 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, रुको मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके, एक ये हो गया, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक यहाँ पे हो गया, मान लो एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये बोला गया है ये जो स्पेसेस है ये हर एक क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये सब क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सब क्या है बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो मैंने आपको बताया कि रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का जो रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहेंगे। ये लाइन क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे, और कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब इन स्पेसेस में क्या पाया जाएगा, इन स्पेसेस में कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, लीडिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। और फिर इसके आगे क्या, इसके आगे बच्चों आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बना दी, देखो जैसे यहाँ पे कुछ और भी सेल्स हैं जिसको हमने व्हाइट कलर से बना दिया। अब ये सेल कैसी है, इसको हम क्या कहेंगे, आपकी एनसीईआरटी लिखती है ये बात, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। तो क्या इसमें बोला गया है, रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। और उसमें, उस स्पेस में, उस जगह में क्या क्या है, उस जगह में ब्लड वेसल्स भी होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होंगे, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आई होगी आपको, क्योंकि इसको हमने बहुत ही क्लैरिटी से समझ लिया है। क्या मैंने आपको बताया कि रीजन, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके आउटसाइड, इसके बाहर का जो रीजन है, इसमें इसको हम क्या कहेंगे, उस स्पेस को, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। और फिर हमने देखा जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि जो जगह है, उस जगह में क्या क्या होगा, उस जगह में ब्लड वेसल्स होंगे, और क्या होगा,
इंटरस्टिशियल सेल होगी, जिसको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो ये बात मुझे लगता है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। जो आपकी एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है उसको हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से समझ लिया कि क्या वो बातें कहना चाह रहे हैं, उसको हमने बना के समझ लिया। तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। अब मैं आगे नेक्स्ट लाइन दिखाती हूँ उसकी। तो अब देखो, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहते हैं? लीडिंग सेल सिंथेसाइजेस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। अब ये जो लीडिंग सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे बनाया है मैंने लीडिंग सेल को, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। अब ये लीडिंग सेल करता क्या है? इसका तो कुछ काम होगा। अब वो काम क्या है? तो बच्चों जो ये लीडिंग सेल है, इसका काम होता है हार्मोन्स को बनाना। क्या करता है ये? हार्मोन्स को बनाता है। अब वो हार्मोन क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन। यानी कि मेल के दैट इज मेल के केस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो लीडिंग सेल क्या करेगा? लीडिंग सेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन्स क्या होंगे? दैट इज एंड्रोजन। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस यानी कि मेल के केस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरॉन।